आप अपने पतझड़ के बगीचे के बीच में खड़े हैं और वह सरसों या फैसीलिया के रसीले हरे कालीन से ढका हुआ है। क्या नजारा है। लेकिन मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। अब इस खूबसूरती का क्या करे। क्या इसे काट दे, गहरा खोद दे, या शायद बस वसंत तक ऐसे ही रहने दे। यह कौन-सी आसान चुनाव एक असली बागवानी थ्रिलर में बदल जाता है, क्योंकि गलत फैसला न केवल हरी खाद के सारे फायदे खत्म कर सकता है, बल्कि आपकी मिट्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारे साथ बने रहिए और आप जानेंगे कि क्यों खुदाई का पुराना पारंपरिक तरीका एक बड़ी गलती हो सकता है और अपनी जमीन के लिए सही तरीका कैसे चुने, चाहे वह रेतीली हो, चिकनी मिट्टी हो या उपजाऊ काली मिट्टी। आइए एक पल के लिए बुनियादी बातों पर लौटें। हरी खाद या हरे उर्वरक सिर्फ वे खरपतवार नहीं है जिन्हें हमने यूं ही बो दिया था। ये हमारे छोटे कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पूरी गर्मी और पतझड़ जड़ों से कड़ी मेहनत की। उन्होंने जमीन को भुरभुरा किया, अपने अंदर नाइट्रोजन और अन्य उपयोगी पोषक तत्व जमा किए, मिट्टी को कटाव से बचाया और असली खरपतवारों के विकास को दबाया। असल में उन्होंने मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और भविष्य के पौधों के लिए एक शानदार दावत तैयार की है। और हमारा पतझड़ का काम है इस व्यंजन को सही तरीके से पेश करना। तो हमारे सामने तीन मुख्य विकल्प है। सब कुछ वैसा ही छोड़ देना, उन्हें काटना या मिट्टी को खोदना। और हम शुरुआत करेंगे सबसे आसान और शायद थोड़ा आलसी तरीके से। हरी खाद को सर्दियों के लिए ऐसे ही छोड़ देना। जरा कल्पना कीजिए, आप बस अपने खेत से चले जाते हैं और प्रकृति सारा काम आपके लिए करती है। लगता है आकर्षक, है ना? इस तरीके का सार ये है कि ठंड को अपना काम करने दिया जाए। जब पहली गंभीर ठंड पड़ेगी, तो हरी खाद के कोमल तने जमीन पर बिछ जाएंगे और एक प्राकृतिक चादर में बदल जाएंगे। यह चादर, या वैज्ञानिक भाषा में मल्च, अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। यह जमीन को बर्फीली सर्दियों की हवा से बचाती है, जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है। यह मिट्टी को एक कठोर, जमी हुई चट्टान बनने से रोकती है। इस आवरण के नीचे नमी बनी रहती है और जमीन अधिक भुरभुरी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धीरे धीरे सड़ने वाली हरी खाद केंचुओं और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए एक वास्तविक दावत बन जाती है। वे पूरी सर्दी और वसंत भर काम करते रहेंगे, जैविक पदार्थ को सबसे मूल्यवान ह्यूमस में बदल देंगे और जमीन में बची हुई जड़ें एक आदर्श झरझरी संरचना बनाएंगी। मगर हर अच्छी थ्रिलर फिल्म की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है। यह तरीका कोई हर मर्ज की दवा नहीं है और न ही यह सबके लिए पूरी तरह से सही है। खासकर उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए जिनके पास भारी चिकनी मिट्टी वाली जमीन है। सोचिए, जब घनी, रसीली हरी खाद की परत पहले से ही सख्त और मुश्किल से सांस ले पाने वाली चिकनी मिट्टी पर बिछाई जाती है, तो हल्की, रोएंदार चादर के बजाय ये एक गीली और ठंडी पट्टी बन जाती है, जिसके नीचे हवा न के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में जैविक पदार्थ बहुत धीरे धीरे सड़ते हैं। वे सड़ने की बजाय खट्टे होने लगते हैं। यह अवायवीय एनारोबिक बैक्टीरिया को आकर्षित करता है, जो आपकी अगली फसल के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते। बसंत में आप इस परत के नीचे ढीली मिट्टी के बजाय एक चिपचिपा, सघन द्रव्यमान पा सकते हैं, जो घोंघे और स्लग के लिए एक आदर्श शीतकालीन निवास बन जाता है। तो चिकनी मिट्टी के लिए यह दिखने में आसान तरीका बसंत में और भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। वहीं हल्की रेतीली और बलुई रेतीली मिट्टी के लिए यह एक वरदान से कम नहीं है। ऐसी चादर उन्हें जमने, ठंड से और कटाव से बचाएगी, साथ ही मूल्यवान जैविक पदार्थ जमा करने में भी मदद करेगी। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं, जिसे बीच का रास्ता या संतुलित तरीका कहा जा सकता है। यह कटाई का तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जो न तो किस्मत के भरोसे बैठना चाहते हैं और न ही खुदाई जैसे भारी काम में लगना चाहते हैं। इसका सार सरल है। हम हरी खाद के पौधों का जमीन से ऊपर का पूरा हिस्सा काट देते हैं और यहां हमारे पास फिर से एक विकल्प है। काटी गई हरी सामग्री को खाद के ढेर में डाला जा सकता है, जहां वह भविष्य की खाद के लिए एक मूल्यवान घटक बन जाएगी।
या फिर, और ये सबसे लोकप्रिय विकल्प है, इसे सीधे क्यारी पर ही पड़ा रहने दें। इससे हमें क्या फायदा होता है? काटी गई सामग्री को जमीन की सतह पर छोड़ने से हम एक तरह से हाथ से मल्चिंग करते हैं। यह अब घनी और सघन झाड़ियां नहीं है, बल्कि बारीक कटी हुई डीली हरी सामग्री है। यह अधिक समान परत में फैलती है, हवा को बेहतर ढंग से अंदर जाने देती है और तेजी से सड़ना शुरू कर देती है। ये ऐसा है जैसे मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए सलाद तैयार करना। वे ऐसी जैविक सामग्री को संसाधित करने में बड़े उत्साह से जुट जाते हैं। यह परत पहले तरीके की तरह ही जमीन को कटाव और ठंड से बचाएगी, लेकिन इसमें सड़ने की प्रक्रिया अधिक तेजी से और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ेगी। यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़े बिना उसे पोषण देने का एक शानदार तरीका है। पर यहां भी एक बेहद जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है सही समय। हरी खाद सिडेरट्स की कटाई फूलों के खिलने से पहले ही कर लेनी चाहिए, और सबसे अच्छा तो तब है जब उनमें कलियां आनी शुरू ही हुई हों। ऐसा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब सीधा सा है। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी डंडियां कोमल रसीली होती हैं और उनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्व भरे होते हैं। ये ठीक उसी हरी सलाद की तरह है जिसे मिट्टी के सूक्ष्म जीव आसानी से और तेजी से विघटित करके पौष्टिक खाद ह्यूमस में बदल देते हैं। जैसे ही फूल खिलने लगते हैं, पौधा अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है। वह अपनी सारी ऊर्जा भविष्य की पीढ़ी यानी बीजों को बनाने में लगाने लगता है। डंडियां मोटी और रेशेदार हो जाती है और उनमें पचाने में मुश्किल सेलुलोज कठोर रेशा जमा होने लगता है। असल में वह कोमल हरी सलाद अब सूखी घास या यहां तक कि कठोर पराली में बदल जाती है। ऐसी मोटी और कठोर जैविक सामग्री को विघटित होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और यह कहीं ज्यादा मुश्किल भी होता है। और अगर आपने यह सही समय छोड़ दिया और सिडेरट्स ने बीज दे दिए, तो बधाई हो। अगले साल आपको फायदा नहीं, बल्कि खरपतवारों का एक पूरा खेत मिलेगा जिससे आपको कड़ी मेहनत करके लड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहां सही समय ही सब कुछ तय करता है। तो घास काटने के लिए सबसे अच्छा क्या है? इसमें भी अपनी कुछ खास बातें हैं। बेशक आप सामान्य दरांती या हंसिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बागवानों के लिए ज्यादा सुविधाजनक उपकरण उपलब्ध है। इस काम के लिए स्ट्रिंग ट्रिमर एक आदर्श विकल्प है। यह सिर्फ काटता ही नहीं, बल्कि हरी सामग्री को हल्का बारीक भी कर देता है, जिससे उसके बाद में सड़ने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। ये ऐसा है मानो आप मिट्टी के लिए वही सलाद बना रहे हो जो केंचुओं के लिए और भी स्वादिष्ट बन जाता है। एक और शानदार उपकरण है फोकन का फ्लैट कटर या ऐसा ही कोई समतल कुदाल। यह सिडरेट्स हरी खाद को सिर्फ काटने के बजाय जड़ के पास जमीन से कुछ सेंटीमीटर की गहराई पर ही काट देता है। इसके दोहरे फायदे हैं। पहला, आप हरी खाद को काट देते हैं। दूसरा, आप मिट्टी की संरचना को बिगाड़े बिना उसकी सबसे ऊपरी परत को हल्का ढीला कर देते हैं। इस तरह आप कटी हुई मल्च को हल्की सी मिट्टी से ढक देते हैं, जिससे सीधे क्यारी में ही खाद बनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदर्श स्थितियां बनती है। इस तरीके को सबसे सौम्य और प्रभावी माना जाता है और यह अधिकांश प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। और अब हम तीसरे सबसे श्रमसाध्य और विवादास्पद तरीके पर आते हैं। यह है मिट्टी पलटना। वही तरीका जिसे दशकों से हमारे दादा दादी अपनाते आ रहे हैं। ये कई बागवानों के मन में एकमात्र सही और उचित तरीका बन गया है। ये विचार तार्किक लगता है। हम पोषक तत्वों से भरपूर ताजी हरी सामग्री लेते हैं और उसे जमीन में गहराई तक दबा देते हैं। वहां अंधेरे और नमी में इसे जल्दी सड़कर मिट्टी को अपने सभी मूल्यवान पोषक तत्व देने चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बन जाए। यह ऐसा ही है जैसे हम सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें तेल डालते हैं। इस विधि के समर्थक कहते हैं कि इससे पोषक तत्व भविष्य के पौधों की जड़ों तक तेजी से पहुंचते हैं और मिट्टी के समृद्ध होने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। और वास्तव में पहली नजर में सब कुछ ऐसा ही लगता है।
बसंत में आप क्यारी की जुताई करते हैं और देखते हैं कि हरी सामग्री का लगभग कुछ भी नहीं बचा है और मिट्टी गहरी और नरम हो गई है। लेकिन क्या हकीकत में सब कुछ इतना ही अच्छा है? आइए हम गहराई से जांच करें, सीधे और लाक्षणिक दोनों अर्थों में। तो चलिए अब गहराई से खुदाई करते समय जमीन के नीचे असल में क्या होता है, इसे बारीकी से समझते हैं। साथ ही हम बागवानी से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को भी तोड़ने जा रहे हैं। हमारी मिट्टी केवल एक निष्क्रिय चीज नहीं है, यह एक जटिल जीवित जीव है, बिल्कुल एक बहुमंजिला इमारत की तरह। और इस इमारत के हर फ्लोर पर अपने अपने काम करने वाले जीव रहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परतों में जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, वहां वायवीय बैक्टीरिया यानी एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। यही बैक्टीरिया खाद यानी ह्यूमस बनाने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं ज्यादा गहराई में जहां ऑक्सीजन न के बराबर होती है, वहां अवायवीय सूक्ष्म जीव यानी एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म पनपते हैं। उनके काम और उनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन जब हम फावड़े से मिट्टी को उलट पलट देते हैं, तो असल में क्या करते हैं? हम उस बहुमंजिला इमारत में एक भयानक तबाही ले आते हैं। हम तहखाने में रहने वाले अवायवीय जीवों को ऊपर खुली हवा में ले आते हैं, जहां उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और वे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। वहीं पेंटहाउस में रहने वाले मेहनती वायवीय बैक्टीरिया को हम ऑक्सीजन रहित गहरी परतों में जिंदा दफना देते हैं, जहां उनके लिए भी जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। हम मिट्टी की पूरी संरचना को तहस नहस कर देते हैं, जड़ों और केंचुओं द्वारा बनाए गए सभी बारीक रास्तों और जल मार्गों को तोड़ देते हैं। संक्षेप में, हम मिट्टी में मौजूद जीवन को ही खत्म कर देते हैं, यह सोचकर कि हम उसे बेहतर बना रहे हैं। हाँ, दब गई हरी चीजें सड़गल तो जाएंगी, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश की कीमत पर, जिसे ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें फावड़े को हमेशा के लिए अलविदा कह देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिट्टी पलटना, जुताई कुछ बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट परिस्थितियों में उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नई जमीन पर काम कर रहे हैं, ऐसा खेत या जमीन जहां कई सालों से कोई खेती नहीं हुई है, ऐसी जगह की मिट्टी बहुत सख्त, घास से ढकी हुई और कसी हुई होती है, जिसे बिना यांत्रिक मदद के तैयार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे मामलों में मिट्टी पलटने से घनी घास की परत को तोड़ने, 12 मासी खरपतवारों की जड़ों को निकालने और मिट्टी को पहली बुवाई या रोपण के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हल्की और उथली जुताई उन बहुत भारी चिपचिपी चिकनी मिट्टी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, जो बारिश के बाद सीमेंट जैसी सख्त हो जाती है। यहाँ यह मिट्टी को अधिक भुरभुरी और हवादार बनाने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ मुख्य बात उथली जुताई है। आधुनिक कृषि तकनीक एक सौम्य विकल्प प्रदान करती है। मिट्टी को ढीला करना या हरी खाद को फ्लैट हो जैसे औजारों की मदद से मिट्टी में मिलाना। इसमें हम मिट्टी की परत को पलटते नहीं, बल्कि हरी खाद को मिट्टी की ऊपरी सतह के साथ हल्के से मिलाते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेंटीमीटर की गहराई तक। यह सड़ने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए काफी है और इससे मिट्टी की गहरी परतों की संरचना और उसमें मौजूद जीवन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो हमने 3 मुख्य तरीकों पर चर्चा कर ली है। अब आइए इन सबको एक साथ मिलाकर हर तरह की मिट्टी के लिए एक स्पष्ट निर्देश तैयार करते हैं, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा और कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है। आइए सबसे मुश्किल मामले से शुरुआत करते हैं, भारी चिकनी मिट्टी से। ये घनी होती है और पानी हवा का बहाव इसमें कम होता है। हमारा मुख्य लक्ष्य इसे ज्यादा भुरभुरा और संरचित बनाना है और इसके लिए कई तरीकों का संयोजन सबसे उपयुक्त होगा। सबसे पहले हम ट्रिमर या दरांती से हरी खाद सिडेरेट्स को काटते हैं। फिर हम इस हरी सामग्री को क्यारी में बस 1-2 दिन के लिए थोड़ा मुरझाने देते हैं। इसके बाद हम एक फ्लैट कटर या कल्टीवेटर का उपयोग करके
इस हरी खाद को मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में 5-7 सेंटीमीटर से ज्यादा की गहराई पर नहीं, सावधानी से मिला देते हैं। इस प्रकार हम सीधे क्यारी में ही खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रहित स्थितियां पैदा नहीं करते। जमीन में बची हुई हरी खाद की जड़ें समय के साथ सड़ जाएंगी। वे अपने पीछे नलिकाएं छोड़ जाएंगी, जो चिकनी मिट्टी को ज्यादा छिद्रपूर्ण और जीवंत बनाएंगी। भारी मिट्टी को सुधारने का यह सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। अब बात करते हैं इसके ठीक विपरीत, हल्की रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी की। यह समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। ऐसी मिट्टी पानी नहीं रोक पाती, इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है और पोषक तत्व बारिश से तेजी से बह जाते हैं। सर्दियों में ये गहराई तक जम जाती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। हमारा मुख्य काम इसमें जैविक पदार्थ जमा करना और इसे बचाना है। और ऐसी जमीन में गहरी जुताई करना तो एक बड़ी गलती है। यह तो पहले से ही कमजोर पड़े ह्यूमस के सूखने और नष्ट होने की प्रक्रिया को और तेज कर देगी। इसलिए रेतीली मिट्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प, सबसे आलसी तरीका है। हम या तो हरी खाद को सर्दियों में बर्फ के नीचे ही छोड़ देते हैं, या अगर हरी फसल बहुत घनी है तो उसे काटकर क्यारी की सतह पर समान रूप से फैला देते हैं। मलच की यह परत रेतीली मिट्टी के लिए एक वास्तविक वरदान साबित होगी। यह इसे तेज हवाओं और पाले से बचाएगी, बर्फ को रोककर रखेगी और वसंत में पिघली हुई बर्फ का पानी भी संचित करेगी। धीरे धीरे सड़कर यह जैविक पदार्थ मिट्टी को धीरे धीरे समृद्ध करेगा, जिससे यह अधिक पानी सोखने वाली और उपजाऊ बनेगी। केंचुए और सूक्ष्म जीव इस दावत से बहुत खुश होंगे। अब सबसे अहम बात, जो पूरे नजरिए को बदल देती है। असल बात यह है कि हम अक्सर हरी खाद, सिडरेट्स, को बस एक हरी भरी घास समझते हैं, जिसे बस हटाना होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी क्यारी सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि यह एक पूरा महानगर है, जहां अरबों जीवित प्राणी रहते हैं। बैक्टीरिया, कवक, फंगी और केंचुए। और उनके लिए गहरी खुदाई शरद ऋतु में एक साथ भूकंप और सुनामी जैसी है। ये उनके घरों को नष्ट कर देती है, उनकी खाद्य श्रृंखलाओं को बिगाड़ देती है और उन सभी को मार देती है जो हमारी मिट्टी को जीवित और उपजाऊ बनाते हैं। इस साधारण से तथ्य को समझना बागवानी के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। हरी खाद में सिर्फ ऊपर का हिस्सा, पत्ते और तने ही नहीं, बल्कि जमीन में बची हुई जड़ें भी सबसे मूल्यवान साबित होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में एक छिद्रपूर्ण संरचना बनाती है, सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स के लिए भोजन का काम करती है और पौधे के मरने के बाद भी अपना काम जारी रखती है। इसलिए घास काटना या ऊपरी सतह में हल्के से मिला देना जैसे कोमल तरीके फावड़े से की गई कठोर खुदाई की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। तरीके का चुनाव हरी खाद की किस्म पर नहीं, बल्कि आपके जमीन के नीचे बसे शहर यानी आपकी मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। इस बात का कोई एक ही सही जवाब नहीं है कि पतझड़ में हरी खाद का क्या करें। इसका जवाब वही सही है जो आपके अपने बगीचे के लिए सबसे उपयुक्त है। अपनी मिट्टी की बात सुने। हल्की मिट्टी को मल्च की चादर से ढकना बेहतर है, जबकि भारी मिट्टी को धीरे से और हल्का सा ढीला करना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आपके पतझड़ के बागवानी के काम ज्यादा सोच समझकर और प्रभावी ढंग से होंगे। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो से न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, आप अपनी हरी खाद का पतझड़ में क्या करते हैं? क्या आप पुराने तरीके से गहरी खुदाई करते हैं या अब कोमल तरीकों पर स्विच कर चुके हैं? अपने अनुभव और मिट्टी के प्रकार को कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करते हैं।